नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं 2021-22 सत्र के टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दिया और टर्म फर्स्ट में की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में आयोजित की जाएंगी और छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि इन सैंपल पेपर की मदद से छात्रों को परीक्षा में आने वाले सवालों के प्रकार और उनकी मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी, जो उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। और वहीं टर्म एक बोर्ड के लिए प्रश्नों और मार्किंग स्कीम को समझने का फायदा बोर्ड परीक्षा में होगा और छात्रों को सवालों के जवाब देने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और वहीं परीक्षा में पाठ्यक्रम के 50% हिस्से से प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही थ्योरी पेपर के 50% अंक भी होंगे। और वहीं हरिद्वार जिले के कोटा मुरादनगर गांव में आटा चक्की के पट्टे में फंसकर 2 बच्चों की मौत होगी और एक साथ 2 बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया और पट्टे की चपेट में 5 साल का एक मासूम आया था और उसको बचाने के लिए 14 साल किशोरी भी उलझ गई और किशोरी ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि मासूम की मौत रुड़की के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई और कोटा मुरादनगर गांव में आटा की चक्की और शुक्रवार शाम को 4 बजे शौकीन की 14 वर्षीय की बेटी सोनम आटा लेने के लिए चक्की पर गई थी। और वहीं बताया गया कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले रुस्तम अली का 5 वर्षीय बेटा अर्श और मोहल्ले के अन्य बच्चे भी गए थे। जब बच्चे वहां पहुंचे तो चक्की पर गेहूं की पिसाई हो रही थी और इसी दौरान 5 साल का अर्श चक्की के पट्टे की चपेट में आ गया और सोनम उसे बचाने के लिए गई तो वो भी पट्टे में उलझकर घूमने लगी और चक्की के पट्टे में उलझकर नीचे गिरने के बाद सोनम की मौके पर ही मौत होगी और घायल अर्श को उपचार के लिए परिजन रुड़की के एक अस्पताल ले गए और उपचार के दौरान अर्श ने भी दम तोड़ दिया और दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। उत्तराखंड में कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी और शासकीय स्कूलों में 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया और सरकार की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। और योजना के शुभारंभ के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से योजना के दायरे में आने वाले प्रभावित बच्चों के खातों में डीबीटी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 3,000 रुपये की धनराशि भी दी जा रही, लेकिन इन बच्चों को कुछ अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी और हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को रुड़की में टाटा मोटर्स की ओर से अल्ट्रोज कार का टॉप मॉडल बतौर उपहार भेंट किया गया और इस दौरान परिजन भी उनके साथ थे। और इससे पहले रुड़की पहुंचने पर टाटा मोटर्स के शोरूम मिदास मोटर्स के स्टाफ ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया था और शुक्रवार दोपहर बाद वंदना परिजनों के साथ शोरूम पहुंची। यहां आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और भारी संख्या में लोग वंदना के स्वागत के लिए मौजूद थे और हर कोई वंदना को देखने के लिए उत्सुक था। और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश सिंघल ने अल्ट्रोज कार की चाबी सौंपकर उन्हें बधाई दी और कहा कि ओलंपिक में जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया वो तारीफ के काबिल है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष रही स्वयं इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये पहला मौका है
जब कांग्रेस शनिवार को हल्द्वानी में अपनी सियासी ताकत दिखाएगी और वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शनिवार को शहर में पहुंचेगी और इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेसी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे रहे। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कहा कि महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियां का टोटा, हल्द्वानी आईएसबीटी स्टेडियम, रिंग रोड, खराब सड़कों का हिसाब परिवर्तन यात्रा के माध्यम से मांगा जाएगा। और परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करेगी। और उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा 2 बजे विधानसभा लालकुआं में प्रवेश करेगी और वहीं उसके बाद बुध बाजार लालकुआं में जनसभा होगी। और जनसभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी राजेश धर्मानी, सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह संबोधित करेंगे। और वहीं 4:30 बजे मंडी परिसर हल्द्वानी के पास हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा का स्वागत करेंगे और इसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा होगी और पहले दिन की यात्रा का समापन रामलीला मैदान में होगा। और जिलाध्यक्ष ने बताया कि 5 सितंबर को सुबह संकल्प बैंक्वेट हॉल पीलीकोटी से यात्रा का शुभारंभ होगा। देहरादून और नैनीताल जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। और मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून, नैनीताल में भारी संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं शनिवार को फिलहाल राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर यातायात चालू है। और नैनीताल की ठंडी सड़क के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में अभी भी रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। और दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने और तेज बौछारों के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। और दूसरी ओर राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे और देर शाम कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दूसरी ओर देहरादून में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली में बीजेपी विधायक के सामने पार्टी के नेता की पिटाई मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान तो ले लिया, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा देने के बजाय प्रमोशन दे दिया है। और बीजेपी नेता की पिटाई करने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर को अभद्रता करने पर सजा मिलने की बजाय कोतवाली से हटाकर रुड़की कोतवाली प्रभारी बना दिया गया। और इस मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से जांच के आदेश देते हुए फिलहाल विवादित कोतवाली प्रभारी यशपाल बिष्ट का तबादला कर दिया गया है। और हरिद्वार में बीजेपी विधायक के सामने पिछले दिनों पुलिसकर्मी ने बीजेपी के नेता की जमकर पिटाई मामले पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। और खास बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद माना जा रहा था कि कोतवाली प्रभारी के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकती है या उनका तबादला किसी दूसरे क्षेत्र में किया जा सकता है। और वहीं इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और फिलहाल जांच पर ही इस पूरे प्रकरण को छोड़ दिया गया है। और हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में क्या पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाती है या फिर इस प्रकरण को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। हालांकि इस प्रकरण में प्रभारी कोतवाली की तरफ से भी बीजेपी नेता पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से मुनस्यारी के शरणार्थी गांव के ऊपरी हिस्से में जमीन फट गई और गांव के एक बड़े भूभाग में जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इन दरारों की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है और जमीन दरकने से खतरे की जद भी आए गिड़गांव और भंडारी गांव में मकान टुकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। और वहीं थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में स्थित गिरगांव और भंडारी गांव में पिछले 1 महीने से जमीन दरक रही है
और जाकुला नदी से लेकर गांव तक जमीन धंसने से मकान धीरे धीरे टूटकर कई हिस्सों में बंट रहे हैं। प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया और इसी गांव के ठीक सामने स्थित शरणार्थी के खेता टोक में भी आपदा ने दस्तक दे दी। पिछले कई दिनों से तेज बारिश के कारण यहां जमीन में 20 से 50 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बेशक ठप है, लेकिन सियासी दल अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने से खुद को नहीं रोक पा रही है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी यात्रा या रैलियां शुरू करने के लिए कमर कस लिया। चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसाय यात्रा शुरू करने का दबाव बना रहे, लेकिन सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही और इसकी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का खतरा है। और राज्य में बेशक कोरोना संक्रमण की दर अब काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं और लिहाजा चारधाम यात्रा शुरू होने की सूरत अभी दिख नहीं रही। और दूसरी ओर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दबाव में सियासी दल अपनी चुनावी यात्राओं को रोकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के 2 और नए वेरिएंट्स का खुलासा कर दिया, जिससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। और वहीं दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट्स ने अभी भी तबाही मचा रखी। तीसरी लहर का खतरा और अब ये नए वेरिएंट पर आखिर ये नए वेरिएंट्स कितने घातक है और इनका सामना कैसे करना है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संक्रमण के खतरे के बीच जनवरी में कोलंबिया में कुछ और नए वेरिएंट्स मिले हैं। बता दें, इस एक वेरिएंट का नाम है B1621। ये वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया गया है और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में भी शामिल कर लिया गया। यानी एक नया वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हैं जो वैक्सीन के असर को कम करते हैं। इस संबंध में और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। WHO की नई वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया कि म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जो इम्यून एस्केप की आशंका बनाते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब है कि ये वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा एक और नया वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल WHO ने कोई ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर ये भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी हो रहे थे। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छी और राहत की बात ये रही कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है, पर दुनिया भर में मिल रहे नए कोरोना वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये नए वेरिएंट खतरनाक है? क्या इन वेरिएंट्स के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कारगर होगी? क्या भारत में ये तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं? तो आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना के ये 2 वेरिएंट्स B1621 और C12 ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें से एक वेरिएंट B1621 जनवरी में सबसे पहले कोलंबिया में मिला था। इसे WHO ने ग्रीक अल्फाबेट से म्यू नाम देकर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। दूसरा वेरिएंट है C12 जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिला है। पिछले ही दिनों में ये 2 नए वेरिएंट्स दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए परेशानी बने हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों ही वेरिएंट्स वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएंट्स के सामने वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। C12 वेरिएंट के लिए जानकार मानते हैं कि ये वेरिएंट काफी हद तक एंटीबॉडीज को चकमा देने में काबिल है। WHO का ये कहना है कि ये बीटा यानी B1351 वेरिएंट जैसा है, जो दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 2020 में मिला था।
इसे WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में भी शामिल किया था। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD के रिसर्चर्स का कहना है कि C12 में कुछ म्यूटेशंस बीटा और डेल्टा वेरिएंट जैसे हैं, उनके साथ साथ कई और म्यूटेशंस भी शामिल हैं। तो वहीं बात अगर म्यू वेरिएंट्स की करें तो ये वेरिएंट सबसे पहले जनवरी में कोलंबिया में मिला था और उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में भी मिला है। जारी किए गए वेरिएंट बुलेटिन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि म्यू B1621 और उससे जुड़े हुए वेरिएंट B16211 दुनिया के 39 देशों में डिटेक्ट किया गया है। WHO का कहना है कि म्यू वेरिएंट का दुनिया भर में प्रसार कम हुआ है और ये 0.1% रह गया है। इसके बाद भी कोलंबिया में 39% और इक्वाडोर में 13% केसेस में म्यू वेरिएंट्स मिला है। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नतीजों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोनों में से सिर्फ म्यू वेरिएंट को ही WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में शामिल किया है, जबकि दूसरे को तो अभी तक ग्रीक नाम भी नहीं दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा हुआ है। इसमें अल्फा 193 देशों में मौजूद है, जबकि डेल्टा वेरिएंट 170 देशों में है। WHO ने 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में भी शामिल किया। इसमें म्यू भी शामिल है। इन वेरिएंट्स के फैलने की संभावनाओं की निगरानी फिलहाल की जा रही है और स्टडीज जारी हैं। हालांकि WHO ने नए वेरिएंट्स और म्यूटेशंस का मिलना चिंताजनक बताया है। दुनिया भर में कोरोना केस एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। अब तक नए केसेस के लिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये उन इलाकों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है जहां लोग कम वैक्सीनेटेड है और जहां पर लॉकडाउन के उपायों को हटाया जा रहा है। देश के नामी वैक्सीन साइंटिस्ट और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गगनदीप कंग के मुताबिक वायरस में म्यूटेशंस कोई नई बात नहीं है। वायरस लंबे समय तक जीवित रहने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए जीनोम्स में बदलाव करते हैं। ऐसे ही बदलाव कोरोना वायरस में भी हो रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है उसमें उतने ही म्यूटेशंस होते जाएंगे। जीनोम्स में होने वाले बदलावों को ही म्यूटेशंस कहते हैं। इसे नए और बदलते रूप में वायरस सामने आते हैं, जिसे वेरिएंट कहा जाता है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि वायरस जितने समय तक हमारे बीच रहेगा, उतना ही उसके गंभीर वेरिएंट सामने आने की आशंका बनी रहेगी। अगर इस वायरस ने जानवरों को इन्फेक्ट कर दिया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स बनाते चले जाएंगे और इस महामारी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम कोरोना वायरस पर लगातार अध्ययन कर रही है और कई और वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।